डाटा एनालिटिक्स की दूसरी क्लास है, ये चैप्टर नंबर 3 की। और इसके अंदर हम लोग डाटा एनालिटिक्स का जो चैप्टर है वो खत्म कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है वो डाटा एनालिटिक्स की स्टेजेस। तो 4 स्टेजेस हैं हमारे पास। ठीक है, 4 स्टेजेस हैं। एक मिनट। हाँ जी। तो 4 स्टेजेस हैं: डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, उसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिसिस, और उसके बाद प्रिडिक्टिव है। और प्रिडिक्टिव के बाद जो है वो प्रिडिक्टिव एनालिसिस है। अब इनकी सारी डिटेल्स जो है वो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक फ्लो आपने याद रखना है कि इस तरह फ्लो काम करता है। पहले डिस्क्रिप्टिव होता है, फिर डायग्नोस्टिक होता है, फिर प्रिडिक्टिव होता है और प्रिस्क्रिप्टिव होता है। और एक जनरल आइडिया, इसकी अच्छे से डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक जनरल आइडिया हम जरा सा डेवलप करते हैं। डिस्क्रिप्टिव, इसके अंदर सिर्फ हमने डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़ा सा एक जनरल आइडिया बनाने के लिए कि डिस्क्राइब कर रहे होंगे चीज़ों को। डायग्नोस्टिक, इसके अंदर हम लोग आइडेंटिफाई डायग्नोज कर रहे होंगे ना। डायग्नोज कर रहे होंगे, डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोज करता है, तो मसले की हम डायग्नोसिस कर रहे होंगे। प्रिडिक्टिव, इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, प्रिडिक्शन कर रहे होंगे। और प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हम क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, एडवाइस कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये एक जनरल आइडिया हमने डेवलप कर लिया। अब हम इसकी क्या पढ़ेंगे, डिटेल पढ़ेंगे। आह, चलो जी। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हमने देखना है कि व्हाट हैपेंड, हुआ क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या है? पहली स्टेज है डाटा एनालिटिकल प्रोसेस की। तो अच्छा, जब स्टेजेस की बात होगी तब ये वाली बातें लिखनी है, जब साइकिल की बात होगी तब साइकिल वाली बातें लिखनी है। इसके अंदर अब किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये किसके ऊपर फोकस करता है? डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हमने देखना क्या है कि हुआ क्या है, व्हाट हैपन। ठीक है। अच्छा जी। ये फोकस करता है हिस्टोरिकल डाटा को क्या करना है, समराइज करने में, समरी बनाना, समराइज करना। अब करना क्या है, हमने अंडरस्टैंड करना है कि हुआ क्या है ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, किसी भी स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हुआ क्या है, ये हमने अंडरस्टैंड करना है, व्हाट हैपन। इसके अंदर क्या करते हैं हम, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का हमें पता है, तो एवरेज, परसेंटेजेस और विजुअलाइजेशन, क्या मतलब चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह यूज करते हैं। किस लिए? क्लियर पिक्चर ऑफ पास्ट इवेंट्स के लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसकी हमें क्लियर पिक्चर नजर आनी चाहिए, उसके लिए हम ये सारा काम करते हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के बारे में हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। और मैंने कहा था कि ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे, और अभी भी हमने डिटेल से पढ़ लिया कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है। इसके अंदर आप लोग स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हो और विजुअलाइजेशन यूज करते हो। पहले जो सिलेबस में था वो इसके साथ 3 चीजें और थी, जो उनकी भी डेफिनेशंस करनी थी, लेकिन अब वो नहीं है, तो अच्छी बात है, आपको नहीं करनी पड़ेगी। और केस स्टडी आपने रीड खुद ही कर लेनी है, बल्कि मैं कर ही देता हूँ, एक केस स्टडी मैं रीड कर देता हूँ, बाकी आपने खुद करनी है। अच्छा, रिटेल कंपनी वो क्या करेगी, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को यूज करेगी, किस लिए? एनालाइज करने के लिए। क्या एनालाइज करने के लिए? सेल परफॉर्मेंस, जो कब हुई है, पास्ट में हुई होगी, पास्ट क्वार्टर के अंदर हुई है। अच्छा जी, किस तरह वो एग्रीगेट निकालेगी सेल्स डाटा का? अच्छा, याद है ना, जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था उसके अंदर हमने कहा था कि जब हमारे पास डाटा होता है, क्या होता है, डाटा होता है, डाटा से हम लोग क्या निकालते हैं, इन्फो निकालते हैं, और इन्फो से हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। और इसकी एग्जांपल के हमने एग्जांपल के अंदर पढ़ा था कि हमने सेल्स डाटा कलेक्ट किया, पर मंथ का डाटा निकाला, और उससे क्या किया हमने, डिसीजन मेकिंग की कि लो सेल्स जहाँ पे हो रही है, जिस मंथ लो सेल्स मंथ के अंदर हमने सेल्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसकी हमने क्या की थी, डिसीजन मेकिंग की थी। तो वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि हमने क्या किया है, एग्रीगेट निकाला है पिछली सेल्स का। अब हम देखेंगे कि टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं और वो इलाके कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स हो रही है। तो और कहाँ पे कस्टमर की एक्टिविटी ज़्यादा है। तो ये इनसाइट हमें क्या बताएगी, कि हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। तो ये इनसाइट्स आई कहाँ से, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के आई है हमारे पास। इससे हमें क्या पता, क्या चलेगा, हमें पता चलेगा कि पास्ट में हो क्या रहा है, और फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के लिए ये हमारी एक फाउंडेशन के तौर पे काम करेगा। इसके बाद डायग्नोस्टिक एनालिसिस पढ़ना है हमने। डायग्नोस्टिक एनालिसिस के अंदर क्या होता है, हमने देखना होता है कि व्हाई डिड इट हैपन, अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है। तो ये कहाँ पे, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बेस होती है इसकी। अच्छा, बेस क्या है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, बेस क्या है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। अच्छा, क्या मतलब है इसका? देखो, जब तक आप डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप डायग्नोज नहीं कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि व्हाट हैपेंड। तो जब तक आपको पता ही नहीं है क्या हुआ है, कि आप देख सकते हो कि व्हाई इट इज हैपेंड, तो व्हाट पहले करना पड़ेगा, व्हाई के ऊपर आप लोग बाद में आओगे। तो बेस इसकी क्या है, डायग्नोस्टिक की, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस।
तो इसके अंदर हमने देखना क्या, वाई समथिंग हैपेंस। इसके अंदर हम क्या करते हैं, डिगिंग डीपर का क्या मतलब है, हम लोग डिटेल में जाते हैं किसी भी डाटा के अंदर, और उसके सर्टेन काजेज और ट्रेंड्स जो है ना, उनकी वजह जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अंदर हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करते हैं और डाटा माइनिंग को यूज करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करते हैं हम, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं, कोरिलेशन मतलब एक चीज को इंक्रीज होने से दूसरी चीज डिक्रीज क्यों होती है। तो किसी भी स्पेसिफिक इवेंट के पीछे जो भी रूट काज होता है, बुनियादी वजह होती है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है। ये जो बातें सारी बताई है ना, वही सारी की सारी केस स्टडी के अंदर लिखी हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ रीड करने वाली बात है। रीड ओनली, तो इसको आपने रीड कर लेना है। तो ये रीड कर लोगे तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या होता है, इसके अंदर हमने क्या करनी थी, प्रिडिक्शन करनी थी। क्या करनी थी, प्रिडिक्शन करनी थी। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने प्रिडिक्ट करना है कि अब आइंदा क्या हो रहा होगा। सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले क्या देखा, व्हाट हैपेंड। उसके बाद हम कहाँ पे गए, वाई। ठीक है, वाई। अब हम क्या कहेंगे, नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर हम हिस्टोरिकल डाटा को कलेक्ट करेंगे और फोरकास्ट करेंगे फ्यूचर आउटकम्स को। हम क्या करेंगे, फ्यूचर आउटकम्स क्या आएंगी इसके बारे में आइडेंटिफाई करेंगे। क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो ट्रेंड्स और पैटर्न्स को जो पास्ट के अंदर हुए हैं, जो पास्ट के अंदर हो चुकी हैं चीजें, उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, फ्यूचर सिनारियोज को क्या कर पाएगी, प्रिडिक्ट कर पाएगी। प्रिडिक्शन ही करनी है ना हमने, प्रिडिक्शन ही करनी है, तो फ्यूचर आउटकम को क्या कर पाएगी, प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट कर पाएगी। और उससे क्या होंगे, डिसीजंस बनेंगे, डिसीजंस करेंगे हम लोग। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, लर्निंग मॉडल्स को यूज करते हैं। अच्छा, लर्निंग मॉडल्स क्या, वो मॉडलिंग पढ़ा है ना, डाटा मॉडलिंग। उसके अंदर हम लोगों ने क्या बनाए थे, मॉडल्स बनाए थे। मॉडल्स ने क्या किया था, मॉडल्स ने डाटा। अच्छा जी, हाँ, तो मॉडल्स ने क्या किया था, मॉडल्स ने डाटा कलेक्ट किया था, और उससे हमने क्या निकाली थी, इनसाइट्स निकाली थी। तो लर्निंग मॉडल्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम्स यूज करते हैं, और डाटा माइनिंग टेक्निक्स भी इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने क्या करना है, हमने प्रिस्क्राइब करना है। जिस तरह डॉक्टर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है ना, इसीलिए ना हमने मसले के बारे में सारा कुछ आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने देखना है कि अब हमें इसके बारे में करना क्या चाहिए। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या करता है, वो प्रिडिक्शन से बियॉन्ड चला जाता है, प्रिडिक्शन से बियॉन्ड चला जाता है, और रिकमेंड करता है एक्शंस। वो वाले एक्शन जो क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे। क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, आपकी जो आउटकम्स हैं उसको ऑप्टिमाइज करेंगे। ये क्या करते हैं, डाटा को, मॉडल्स को और एल्गोरिदम्स को, इन तीनों चीजों को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। एल्गोरिदम का पता है ना क्या होता है, देखो एल्गोरिदम क्या होता है, वो यूट्यूब का पता है ना एल्गोरिदम। तो यूट्यूब के पीछे जो एक एल्गोरिदम होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई भी क्वेरी डाली है, देखो फिर से मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, क्वेरी। तो क्वेरी डाली है मैंने, कोई सर्च किया है, तो क्वेरी से क्या होगा, एल्गोरिदम क्या करेगा, एल्गोरिदम डिसाइड करेगा कि कौन सी वीडियोस जो हैं, वीडियोस वो सामने दिखाए, कौन सी प्लेलिस्ट जो है वो आपके सामने आनी चाहिए, कौन सी शॉर्ट्स आपके सामने आनी चाहिए। तो ये क्या है, बिहाइंड द फ्रंट एंड के पीछे जो चीज़ें काम कर रही होती हैं, वो क्या होती है, एल्गोरिदम होता है। अच्छा, फ्रंट एंड का एक वर्ड मैंने बोला है, कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे। तो फ्रंट एंड क्या होता है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, देखो, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। हमने लैंग्वेजेस पढ़ी थी, XML, HTML, जेसन, जेसन। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं, ये कहाँ पे होती हैं, ये बैक एंड के अंदर होती है। कहाँ पे होती हैं, बैक एंड पे होती हैं। और फ्रंट एंड के ऊपर हमें क्या नजर आ रहा होता है, इंटरफेस नजर आ रहा होता है। अभी आपको जो सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे होगे, तो ये क्या है, फ्रंट एंड है। लेकिन बैक एंड पे क्या है, बैक एंड के अंदर प्रोग्रामिंग है। ठीक है, लैंग्वेजेस चल रही हैं, अब API चल रहा होगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस चल रहा होगा, एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ लिंक होके काम कर रही होगी। तो वो क्या है, वो बैक एंड है। तो आई होप फ्रंट एंड और बैक एंड की कंफ्यूजन जो है वो अब क्या होगी, होगी, खत्म हो गई होगी। तो प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने क्या देखना है कि हमने करना क्या है। अब तो पता चल गया होने क्या वाला है, अब उसके बारे में करें क्या, करेंगे क्या। तो ये क्या करेगा, रिकमेंड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए। डाटा मॉडल्स और एल्गोरिदम को कंबाइन कर देगा, और इससे क्या करेगा, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर क्या होती हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, डिसीजन सपोर्ट टूल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमल स्ट्रेटेजीज की तरफ
क्या करते हैं, उसकी तरफ लेके जाते हैं आप लोगों को। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, क्लियर हो गया प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर क्या होता है। तो इसके आगे चलते हैं। अब सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो हमारे सिलेबस में, दो चीज़ें हैं जो रहेगी, एक केस स्टडी है और एक ये एप्लीकेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स। इसके अंदर कुछ समझने वाली चीज़ें नहीं है, एक जनरल सी बातें हैं, अगर आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है इसके अंदर, ये ज़रा डायग्राम को देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं डायग्राम को। तो ये तो हम समझ लेते हैं, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, सिंपल है, और यहाँ पे कम्प्लेक्स सिस्टम है। अच्छा, ये बात क्या लिखी है, बात ये लिखी है कम्प्लेक्सिटी इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के अंदर जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसके बारे में बात लिखी है। तो जैसे जैसे आप हाइंड साइड से फोर साइड की तरफ मूव करते हैं, हाइंड साइड का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हम प्रेजेंट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। ठीक है, फोर साइड का मतलब क्या होता है, हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं। हाइंड साइड के अंदर किसका सोच रहे होते हैं, पास्ट का। और फोर साइड के अंदर फ्यूचर का। और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट। इनसाइड क्या होती है, प्रेजेंट। इनसाइड जब हम निकालते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा से हम क्या निकालते हैं, इनसाइड्स। तो ये इनसाइड्स कौन सी होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। अच्छा जी। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, व्हाट हैपेंड, और यहाँ पे आपकी ह्यूमन इनपुट जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ह्यूमंस को सबसे ज़्यादा काम करना होता है। लेकिन जब आप इनसाइट्स जब आप निकालते हो तो यहाँ पे एनालिटिक्स परफॉर्म करते हो। तो डाटा एनालिटिक्स का चैप्टर जो है यही पढ़ रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स। और इसी के अंदर हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, डाटा की मॉडलिंग करते हैं। तो डाटा की मॉडलिंग कौन से स्टेप के अंदर करते हैं, डाटा से जब हम इनसाइट्स निकालते हैं उसके अंदर ही पढ़ते हैं। तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस जब हम करते हैं तो तब हमारे ह्यूमन इनपुट थोड़ी कम होती है, और जो है मॉडलिंग जो है वो ज़्यादा होती है। ये पॉइंट मॉडलिंग का है और ये जो है ह्यूमंस का है। अच्छा, व्हाट विल हैपन, जब हम प्रिडिक्टिव की तरफ जाते हैं, तो प्रिडिक्शन की तरफ जाते हैं तो हमारे पास मशीन्स का काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है, मशीन्स काफ़ी ज़्यादा काम करना शुरू हो जाती है। और जब हमने प्रिस्क्रिप्टिव फ्यूचर के बारे में बात करनी है, तो फ्यूचर के बारे में हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर बात नहीं करते। हम प्योर डाटा जो हमारे पास कलेक्ट हुआ होता है, डाटा से जो बातें पता चलती हैं उस वो यूज़ करते हैं। डाटा से जो बातें पता चलती हैं वो मॉडलिंग से पता चलती हैं और एल्गोरिदम से पता चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमन इनपुट क्या हो चुकी होती है, बहुत ही कम हो चुकी होती है, और यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या होती है, फुल कम्प्लेक्स होती है। तो ये डायग्राम हमें समझ में आ गया। अब पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो है हम वेरियस इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, डाटा कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। और ये नीचे जो है ये सिर्फ क्या लिखी है, एक एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस फाइनेंस के अंदर की बात कर रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट की या फाइनेंस कंपनी की, किसी बैंक वगैरह की। तो उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है, पास्ट को देखना है और ये देखना है व्हाट हैपेंड, है ना। तो हम देखेंगे कि कस्टमर का स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है, डायग्नोस्टिक के अंदर क्या करना है, क्यों है ऐसा बिहेवियर। ठीक है, प्रिडिक्टिव के अंदर क्या करना है, नेक्स्ट कस्टमर का बिहेवियर क्या होगा। और प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर के अगर नेक्स्ट बिहेवियर कुछ स्पेसिफिक बिहेवियर है, फॉर एग्जांपल अगर किसी रेस्टोरेंट में जाएगा कस्टमर, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, वहां पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर मैं डिस्काउंट ज़्यादा दूंगा तो वो स्पेंडिंग भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ठीक है, तो मैंने ये स्पेंडिंग बिहेवियर से ही मैंने ये चारों स्टेप्स को रिलेट करके आपको बता दिया। बाकी इन तीनों के अंदर क्या लिखा है ये आपने खुद पढ़ना है। सही है। अब आगे चलते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ डाटा एनालिटिक्स हमने पढ़ ली थी, और जो है चैलेंजेस भी पढ़ लिए थे। ये जो केस स्टडी है इसको सिर्फ रीड करना बाकी है। केस स्टडी को रीड हम लोग कर लेते हैं। एक एयरलाइन है वो क्या करती है, डाटा एनालिटिक्स को यूज करती है अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए और कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो फोर स्टेजेस हैं जहाँ पे वो ये चीज़ यूज करती है। ठीक है। अच्छा जी। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। तो एयरलाइन क्या करती है, वो पास्ट फ्लाइट्स का डिस्क्रिप्टिव के अंदर, पास्ट के अंदर जाएंगे, सबसे पहले पास्ट का वर्ड नजर आ गया। पास्ट फ्लाइट डाटा को क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करनी है हमने, आइडेंटिफाई व्हाट हैपेंड देखना है ना, व्हाट हैपेंड। तो ट्रेंड देखते हैं कस्टमर का, नंबर्स का, परफॉर्मेंस कितनी हुई है, कस्टमर की कंप्लेंट्स देखनी है। तो इससे क्या है पता चलेगा हमें, इम्प्रूवमेंट का एरिया पता चलेगा, और हमें पता चलेगा कि कौन कहाँ पे डिलेज हो रहे हैं, वहां से हम लोग अपनी क्या करेंगे, इंप्रूवमेंट कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस हमें समझ में आ गया। इसके बाद क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस।
तो जब डिले होते हैं, अब हम डिले डिले हमें पता चला डिले हो रहे हैं, तो अब हम देखेंगे वाई, क्यों हो रहे हैं डिले, राइट। तो डिले वेदर की वजह से हो रहे हैं, या ट्रैफिक की वजह से हो रहे हैं, या फिर मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स की वजह से हो रहे हैं। तो ये अगर हमें वजह पता चल जाएगी तो हम लोग अपनी क्या कर पाएंगे, एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये बात डायग्नोस्टिक एनालिसिस से हमने इम्प्रूवमेंट की है। उसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिसिस के अंदर जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एयरलाइन क्या करेगी, प्रिडिक्शन करेगी, मतलब फ्यूचर की डिमांड को अब हम देखेंगे। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमने देख लिया था कि कस्टमर का स्पेंडिंग बिहेवियर क्या है, तो अब हम देखेंगे कि फ्यूचर की डिमांड्स को हम लोग प्रिडिक्ट करना शुरू कर देंगे। फ्यूचर की डिमांड्स को प्रेडिक्ट करेंगे, अपनी प्राइसेस को एडजस्ट करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह मैंने ऊपर बात की थी, किसके बारे में, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर बात की थी जिस तरह, उसी तरह ही, जिस तरह फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात की थी, उसी तरह यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही होगी। अच्छा जी, उसके बाद प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस के अंदर क्या हो रहा होगा, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस से हम क्या करेंगे, डिसीजंस करेंगे फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर के बारे में डिसीजंस करेंगे, और क्या फ़ायदा क्या होगा, हमारी कॉस्ट सेव हो रही होगी, और बेटर पैसेंजर का एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जा रहा होगा। तो ये एक केस स्टडी थी जो कि सिर्फ रीड ओनली थी, और समझने वाली बात नहीं थी इसके अंदर। इसके अंदर सिर्फ हमें ये पता चला कि जो बातें हमने पढ़ी हैं वो सारी रियल लाइफ के अंदर यूज़ हो रही होती हैं। तो केस स्टडी क्या होता है बेसिकली, ये हमें समझ में आ गया कि केस स्टडी हमारी, जो केस स्टडी होती है, जो केस स्टडी होती है वो रियल लाइफ से रिलेट करती है, और रियल लाइफ का केस होता है वो। और इसके अंदर हमें पता चलता है कि हमने जो भी बुक का नॉलेज हमें मिला है, बुक का नॉलेज मिला है, वो रियल लाइफ के अंदर कैसे अप्लाई होता है।